शिक्षा के महाकुंभ में कभी भी मौत नहीं होती। वो शिक्षा जब पा लेता है हमारा घर का विद्यार्थी तो उसे मोक्ष मिल जाता है, वो डीएम, कलेक्टर, आईएएस, पीसीएस बनता है। जो मोक्ष मिलने की बात बाबा कह रहा है तो वो क्यों नहीं जाके वहाँ पे अपना मोक्ष प्राप्त कर लेता। जितने भी ये बाबा हैं मैं सबको कह रहा हूँ कि वो जाके मोक्ष प्राप्त करें और स्वर्ग चले जाएं। हम लोग नहीं जाना चाहते। हम लोग तो बाबा साहब पेरियार, फूले साहू की विचारधारा पर, शिक्षा के नाम पर इस देश के अंदर जुल्म की आंधी चल रही, लाठियां चलाई जाती हैं और अंधविश्वास, पाखंडवाद को लेकर जहाजों से फूलों की वर्षा। अगर देशद्रोही की बात करें, मैं सबसे बड़ा देशद्रोही तो बागेश्वर बाबा है। और कुंभ में जो लोगों की हत्या हुई है, जो लोग मर गए हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि इसका जिम्मेदार बागेश्वर, ये सबसे बड़ा देशद्रोही है। मैं बागेश्वर को इसकी पर्ची पहले क्यों नहीं निकलती? अगर हर चीज के लिए पर्ची निकलती है तो कुंभ में मरने वालों की पर्ची क्यों नहीं निकाली? पेड़ कटने का किस्सा ना होता, अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा ना होता, ये सच्चाई है। देखिए, गृह मंत्री जी का हो गया दिमाग है, जिस पद पर वो बैठे हैं वो पद बाबा साहब के संविधान से ही है। ये बात शायद वो भूल रहे हैं। देश की ये सारी व्यवस्थाएं बाबा साहब से ही चल रही हैं। अमित शाह जी अगर ये बात समाज में आके कहेंगे, इसका जवाब देना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ कि अमित शाह जी जो है, इनका दिमाग खराब हो गया। ये देश चल रहा है आरएसएस की विचारधारा पर, तो वो जो उनके आका कहते हैं वही वो बोलते हैं। वो तो बाबा साहब की तस्वीरें तोड़ते हैं। आपने देखा होगा कि बाबा साहब की पूरे देश में तस्वीरें क्यों टूटती हैं। संविधान, अभी मैंने देखा पंजाब के अंदर एक प्रतिमा जला दी गई और बाद में कह देती तो कम दिमाग का आदमी था। तो कम दिमाग का आदमी बाबा साहब की तस्वीर। नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। मिशन न्यूज डीसीके में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं प्रबल प्रताप सिंह जी और इनकी बड़ी लंबी कहानी है। पहले स्टार्टिंग में बता देते हैं कि सबसे पहले भीम आर्मी में एक साधारण कार्यकर्ता के तौर पर काम किया। उसके बाद जिला सचिव पद पर औरैया में पद पर रहे। फिर उसके बाद मंडल सचिव कानपुर पद पर काम किया। फिर उसके बाद मंजीत नौटियाल जी के साथ प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर रहे। और अभी जो एक इस्तीफा देकर आ रहे हैं वो प्रदेश प्रभारी पद से इस्तीफा देकर आ रहे हैं। तो बड़ी लंबी कहानी है, इन्हीं से जानना चाहेंगे। और आज हम लोग एक बुद्ध कथा में मुलाकात हो गई, जहां पर मैं भी कवर करने के लिए आया था और प्रबल प्रताप सिंह जी वहां पर पहुंचे थे। तो बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं जिस तरह से जो प्रयागराज में कुंभ में भगदड़ हुई, उस पर हम पहले आपसे बात करना चाहेंगे। उसके बाद में आपकी स्टोरी को जानना चाहेंगे। तो जो कुंभ में भगदड़ हुई, उसमें एक कथावाचक बोलता है कि जो कुंभ में नहीं आएगा वो देशद्रोही है। और उसके बाद जब उसी कुंभ में भगदड़ हो जाती है तो उसके बाद जब उसका बयान लिया जाता है, तब कहता है कि जो व्यक्ति कुंभ में मारे गए उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। इस पर आपका क्या कहना है? आपने कई पदों पर काम किया है और खास तौर पर ऐसे लीडर के साथ आपने काम किया है जो दुनिया का उभरता हुआ 8वां लीडर मैगजीन ने लिखा था। माननीय सांसद चंद्रशेखर जी के साथ भी आपने काम किया। तो आपका क्या विचार है, ऐसे कथावाचक, ऐसे बाबा के बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं मिशन न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया। मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। मैं ये समझ रहा हूँ कि ये उनकी एक निजी व्यवस्था है जी। उस व्यवस्था में हमारे लोगों को वर्षों, हजारों वर्षों से फंसाया जाता है जी। तरह तरह के षड्यंत्र करते रहते हैं। हमारे लोग आगे ना बढ़े, हमेशा दबे कुचले रहें और उन पे ये लोग जुल्म करते रहें। इसलिए ये महाकुंभ जो है वो अपने स्तर से करते हैं, लेकिन हमारा महाकुंभ नहीं है जी। हमारा जो महाकुंभ है वो बाबा साहब ने मुझे दिया है। हमारे संत गुरु महापुरुषों ने बहुत बड़ा महाकुंभ दिया जो शिक्षा का महाकुंभ है जी। हम सब लोगों को इस महाकुंभ में नहाना चाहिए। ये हमारा असली महाकुंभ है, ये कोई महाकुंभ नहीं है। शिक्षा के महाकुंभ में कभी भी मौत नहीं होती, कभी भी मोक्ष और इस सब चीज़ों की बातें नहीं होती। उसको शिक्षा जब पा लेता है हमारा घर का विद्यार्थी तो उसे मोक्ष मिल जाता है, वो डीएम, कलेक्टर, आईएएस, पीसीएस बनता है। और ये जो लोग जाते हैं इन लोगों को मानसिक रूप से इतना
तोड़ दिया जाता है कि ये लोग ऐसी अंधविश्वास की व्यवस्थाओं में फंसते हैं और उनको कह दिया जाता है कि आप पाप मुक्त हो जाएंगे, आप ये है पापी नहीं रहेंगे, गंगा नहा लीजिएगा। तो मैं कहता हूँ कि शरीर के धोने को आप पाप धुलना नहीं कह सकते, जी। उसका मन अच्छा होना चाहिए। मैंने देखा इस देश के अंदर जातिवाद कितना चरम सीमा पर है। लोग जातिवाद को लेकर के हमारे समाज को आज भी हजारों सालों से लेकर आज तक मैंने देखा है, ऐसी-ऐसी दशा मैंने भ्रमण किया है कि आज भी हमारे बहुजन समाज के ऐसे-ऐसे दलित समाज के लोगों को इतना प्रताड़ित किया जाता है, हमारे साथ समाज के साथ होता है कि आज भी चप्पल-जूते सर पे रख के निकलना पड़ता है। तो ये सिर्फ़ उसी पाखंडवाद की बदौलत है। अगर जो लोग शिक्षित हो जाते, जैसे आज मैं हूँ, मैं शिक्षित हूँ, कोई व्यक्ति नहीं रोक सकता, कोई किसी की औकात नहीं है जो चप्पल-जूता सर पे रखने की बात करे और मैं उससे सामना ना करूँ। तो हमारे बहुजन समाज को मेरा ये संदेश है कि आप उस महाकुंभ में मत नहाइए, आप महापुरुषों के महाकुंभ में नहाइए, जो शिक्षा का महाकुंभ है। यही सब कुछ आपको मेरा संदेश है, क्योंकि वहाँ पर जो मोक्ष मिलने की बात बाबा कह रहा है, तो वो क्यों नहीं जाके वहाँ पे अपना मोक्ष प्राप्त कर लेता? जितने भी ये बाबा हैं, मैं सबको कह रहा हूँ कि वो जाके मोक्ष प्राप्त करें और स्वर्ग चले जाएँ। हम लोग नहीं जाना चाहते, हम लोग तो बाबा साहब पेरियार, फूले साहू की विचारधारा पर जो उन्होंने हमें सारी मुसीबतें दे करके हमें ये महाकुंभ दिया, यही शिक्षा का महाकुंभ होना चाहिए। हम उस चीज़ पे बात ही नहीं करना चाहते कि हम उस महाकुंभ की बात क्यों करें, हमारा शिक्षा का महाकुंभ है। हम तो चाहते हैं हमारा जो सबसे गरीब समाज है, एक बार साहब कर्पूरी ठाकुर और डॉक्टर लोहिया, चौधरी चरण सिंह, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने इसको कहा भी है, नारा भी दिया है कि शिक्षा जो है हर उस व्यक्ति को मिलनी चाहिए, जो चाहे राष्ट्रपति हो चाहे गरीब हो। राष्ट्रपति का जितना बच्चे का अधिकार है उतना एक गरीब के बच्चे का अधिकार होना चाहिए और शिक्षा फ्री होनी चाहिए। मैंने देखा है कि शिक्षा के नाम पर इस देश के अंदर जुल्म की आंधी चल रही, लाठियां चलाई जाती हैं और अंधविश्वास पाखंडवाद को लेकर जहाजों से फूलों की वर्षा। तो मैं आप लोगों से आपको कह रहा हूँ कि आप जागिए। आप कब जागेंगे? जब आप जाग जाएंगे तो हमारे समाज पे कोई अत्याचार नहीं। इस पूरे देश की व्यवस्था जो है वो संविधान से चलती है, विज्ञान से चलती है। तो बताइए हम इनकी व्यवस्था में क्यों जाएं? हम आपको ये आगाह कर रहे हैं, आपको ये समझाना चाहते हैं कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दाढ़ता है। आप सब लोग जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा सवाल था, आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत घुमा गए कि जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री, मैं स्पष्ट कर देता हूँ, धीरेन्द्र शास्त्री जो कथावाचक हैं और पर्चा भी निकालते हैं, लोगों का भविष्य भी तय करते हैं, बता देते। उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति इस महाकुंभ में नहीं आएगा वो देशद्रोही है। मेरा सवाल ये है कि सेना जो देश की रक्षा करती है वो भी नहीं वहां पर पहुंची, तो क्या जो उस कुंभ में नहीं पहुंचे वो क्या देशद्रोही है? देखिए, मैंने आपको पहले ही कह दिया कि ये लोग अपनी व्यवस्था में फंसाना चाहते हैं और ये अगर देशद्रोही की बात करें, मैं सबसे बड़ा देशद्रोही तो बागेश्वर बाबा है। क्यों है? वो कैसे? क्योंकि वो हम लोगों को इस तरीके के भड़काऊ बयान देकर के ऐसी बात कर रहा है और कुंभ में जो लोगों की हत्या हुई है, जो लोग मर गए हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि इसका जिम्मेदार बागेश्वर होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। उसके ऊपर जो है ये कार्रवाई होनी चाहिए कि इस व्यक्ति ने ऐसे बयान दे करके इस देश की सारी जनता को अपमानित कर दिया है। क्या ये सत्य बात है? नहीं है। इस बात को मैं बिल्कुल नहीं मानता कि इन्होंने किस तरीके से बागेश्वर बाबा ने ये कहा कि जो लोग कुंभ नहीं नहाएंगे वो देशद्रोही होंगे। अरे देशद्रोही कैसे हो सकते हैं? आप बताइए, कुंभ में नहाने से देशद्रोही? शिक्षा का कुंभ नहाइए। अमेरिका जैसे देश को गर्व होता है कि बाबा साहब अम्बेडकर और अमेरिका कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़े, तो उनको गर्व होता है। चाइना जो है पूरा देखिए शिक्षित होकर के जाने कितने पदक पा रहा है। भारत में नहीं पूरी दुनिया में सभी देश पदक पा रहे हैं, तो उनको अच्छा लगता है, तो ये हमें अच्छा लगता है। ये सबसे बड़ा देशद्रोही है। मैं बागेश्वर को इसकी पर्ची पहले क्यों नहीं निकलती? अगर हर चीज के लिए पर्ची निकलती है तो कुंभ में मरने वालों की पर्ची क्यों नहीं निकाली? ये मेरा बताना चाहिए। ये पर्ची निकल आनी चाहिए थी। ये पर्ची क्यों नहीं निकली? ये पर्ची नहीं निकलेगी क्योंकि वो लोग जानते हैं हमारे बहुजन समाज को कीड़ा मकोड़ा समझा जाता है, इसलिए वो ऐसे बयान देते रहते हैं। दूसरा, उन्होंने जब ये भगदड़ हो गई, लोगों की मौत हो गई, हत्या हो गई, उसके बाद जब मीडिया ने बात की कि आपके कहने के अनुसार जनता ज्यादा संख्या में यहाँ पर आई और भगदड़ हो गई, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो लोग मर गए तो कहते हैं उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। देखिए, जो मर जाता है वो वापस लौट के नहीं आता, इस बात की बिल्कुल सच्चाई है जी। और मरना इस देश में सबको है। लेकिन उन घर के बच्चों से पूछो जिनके लोग मरे हैं,
उनके परिवार के जाके लोगों का हाल जाके देखे बागेश्वर बाबा, जाए उनके परिवार पे, वो परिवार के लोग खुशी होकर के गले लगाते, अगर मोक्ष गए तो खुशी होकर गले लगाएंगे, नहीं तो उनके चेहरे का अभाव दिखेगा, उनको आप पता चल जाएगा आपको कि वो परिवार दुखी है या मोक्ष प्राप्त की खुशी मना रहा है, आपको पता चल जाएगा। मैं तो पत्रकार महोदय आपसे कहता हूँ उनके परिवार से जाइए मिलने और उनकी पीड़ा दिखाइए मुझे। मैंने देखा है, मेरी बहन अभी कल एक वहाँ कुंभ में ड्यूटी कर रही थी, उनको उनको वो गायब है। आज वो बहन रो रही है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मेरे पिताजी जो है कहीं भी हों, जिस हाल में हों, मरे हों जिंदा हों, वैसे मुझे दिखा दीजिएगा, मैं उसको देखने के लिए तरस। तो ये पीड़ा है, ये पीड़ा कौन समझेगा? ये पीड़ा हम लोग समझते हैं, जो शिक्षित लोग हैं वो समझते हैं। जिस घर में घटना होती है, एक पैर में फुंसी भी निकल आती, कितना दर्द होता है, हॉस्पिटल जाना पड़ता है। ये लोग तो ऐसे बयान इसलिए दे रहे हैं ताकि ये समाज उनकी गुलामी करता रहे, हजारों साल की गुलामी बरकरार रहे। ऐसा होने वाला नहीं है। बाबा साहब का संविधान जिंदा है, उसके सहारे हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। एक और सवाल आपसे कि टीवी 9 भारत का जो पत्रकार था विपिन चौबे जी, उन्होंने दिखाने का प्रयास किया, उनको रबेड़ा गया, वहां से भगाया गया, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अगर पत्रकार कुछ दिखाना भी चाहते हैं तो उन पर प्रेशर बनाया जाता है, उनको भगा दिया जाता है। मुझे मालूम है पत्रकार महोदय कि जो सोशल मीडिया है, ये सोशल मीडिया हमारी आवाज़ है और सोशल मीडिया के जो पत्रकार है वो बहुजन समाज के बहुत ज़्यादा पत्रकार है। वो सच दिखाना चाहते हैं, उनकी हत्या हो जाती है या तो फिर उनको खदेड़ा जाता है, उनके चैनल बंद करवा दिए जाते हैं, बहुत कुछ होता है। और जो मुख्य मीडिया बैठी हुई है वो सारी मीडिया उन्हीं की है। मैंने आप पत्रकार हैं, आपने कभी डिबेट क्यों नहीं किया प्रबल के साथ? ये देश की मीडिया को मैं कह रहा हूँ कि ये प्रबल को क्यों नहीं बुलाता? प्रबल इस समय 5000 कार्यक्रम ले चुका है और 5000 मीटिंग करने वाला लड़का आज तक कभी इंटरव्यू में नहीं बैठा, क्यों नहीं बैठा? और बाबा जो है 2 दिन नारेबाजी कहीं ना कहीं बहुजनों की आवाज को दबाना चाहते हैं वो लोग। अब मैंने देखा जितने भी चैनल चलते हैं इस देश के अंदर, जो मुख्य चैनल हैं, सब पे बाबा बैठे हुए हैं। मैंने देखा वो क्या नाम अपना ऐसा भेष बना के उनके चैनलों पे घंटों पूरे दिन पूरी रात चलते रहते हैं। तो प्रबल को कब दिखाया जाएगा? मैं उनको कह रहा हूँ कि अगर हिम्मत है तो ये बाबा साहब के अनुयायियों को बैठा ले, उस पे चैनल पे डिबेट पे दिखाएं, नहीं दिखाते। और जो बहुजन समाज के पत्रकार दिखाना चाहते हैं, उनकी आवाज को ये दबाना चाहते हैं। वो जानते हैं कि इनकी सारी व्यवस्थाओं पर कब्जा इन्हीं लोगों का इस देश पे है, चाहे वो न्यायालय हो या कोई भी व्यवस्था हो, सब में यही लोग बैठे हुए हैं। मैंने देखा, मैंने दर्द देखा, 13 महीने जेल काटी मैंने, बड़ा मुसीबत का दौर देखा और मुझे सब मालूम है कि ये पत्रकार कभी नहीं दिखा सकता। और ये पाखंडी के साथ अगर कुछ जरा सा कांटा लग जाता पैर में तो हो सकता है, मैंने देखा कई घंटे चैनल चलता रहता है कि देखिए बागेश्वर धाम के वो क्या नाम पैर में छाला आ गया, ये हो गया वो। तो ये सब उन्हीं के लोग। कुछ लोग बताते हैं नेताओं का जेल जाना एक बहाना होता है, वहाँ बड़ी ऐसे होती है। देखिए, मैं नेता नहीं हूँ, मैं आज तक नेता नहीं हूँ, ना मैंने कभी चुनाव लड़ा। मैं बड़े छोटे परिवार से, गरीब परिवार का बेटा हूँ और पूरा ये समाज जो सुन रहा है ये भी सब जानता है। कोई भी एक कमेंट करके बता दे कि मैं कहाँ से नेता हूँ, मैं नेता नहीं हूँ, मैं समाज का बेटा हूँ। समाज को जब पीड़ा होती है तो आपका बेटा वहाँ पर खड़ा मिलता है, उनकी लड़ाई लड़ता है और अपने इतिहास को, जो हमारा इतिहास दफन है, जो हमारा इतिहास पेरियार, फूले, साहू अम्बेडकर का इतिहास जो दफन किया जाता है, उस इतिहास मैंने हाईकोर्ट में पूछा। लखनऊ हाईकोर्ट में जब मैं गया, 3 जज हमारे सामने थे, एनएसए लगी थी हमारे ऊपर, तो उन्होंने पूछा कि मुझसे सारे सवाल किए, मैंने सारे सवालों के जवाब बेबाकी से दिए। फिर मैंने एक सवाल जज साहब से पूछा, मैंने कहा साहब मैं एक सवाल आपसे पूछूं? बोला पूछिए। मैंने कहा मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या मानवर साहब, पेरियार, फूले, साहू अम्बेडकर की विचारधारा को गांव-गांव ले जाना ये गलत बात है? तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, ये बहुत अच्छा काम है। तो मैं उन्हीं जज की बात को मान करके मैं ये विचारधारा घर-घर पहुंचाना चाहता हूं। अब मुझे कोई डरा भी नहीं सकता। इस देश में कोई सोचे कि प्रबल डर जाएगा तो प्रबल डरने वाला लायक नहीं है, क्योंकि प्रबल के पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये भाई साहब बैठे, मैंने फोन कर दिया, मैं टेम्पू से आया था, ये गाड़ी से लेके आ गए। इसी बीच में आपसे आप जिक्र करना चाहेंगे, आपने इस्तीफा क्यों दिया? क्या ऐसा कारण हो गया जो पदों से इस्तीफा दे दिया? देखिए, मैं बहुत सामाजिक महापुरुष की विचारधारा पर जुड़ा था जी। मैंने 1 साल जो है ये संघर्ष किया बगैर पद को रहकर, जब ये भीम आर्मी बनी जी। मैंने बहुत संघर्ष झेला। ये सारे लोग जानते हैं, कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं है जो इस बात को नहीं जानता। एक कार्यकर्ता आकर के औरैया डिस्ट्रिक्ट में कह दे। इसके बाद जब मैं मंडल में रहा, मंडल सचिव बन करके, तो 6 जिलों, मंडल अध्यक्ष काम नहीं करता था, लेकिन प्रबल बड़ी तूफानी के साथ 6 मंडलों में काम करता था जाकर के।
इसके बाद क्या मनमुटाव हुआ मंजीत नौटियाल और चंद्रशेखर के बीच मुझे नहीं पता, जी लेकिन वो अलग हो गए। तो अलग हो गए तो मुझे चंद्रशेखर भाई और मंजीत नौटियाल में जो दूरियां हुई, उसमें मैंने मंजीत नौटियाल जी का साथ दिया। मुझे लगा कि ये भी संघर्षशील भाई है, तो मैंने उनका साथ दिया और दिल्ली में इसका जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें जो है उन्होंने अपनी पार्टी का नया संगठन बना के तैयार कर दिया। तो संगठन में मैं पहला पदाधिकारी उत्तर प्रदेश का प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त हुआ। फिर मैंने पूरे प्रदेश में जा करके सारे जिलों में भ्रमण किया, समीक्षाएं करी और रैलियां करी, मीटिंगें करी, सबको जोड़ा, प्रदेश तैयार हुआ। इसके बाद एक घटना हो गई, जिस घटना में मैं जेल गया जी और जब मैं वापस जेल से आया तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो है उसमें मुझे प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति करी लखनऊ में। और लखनऊ में नियुक्ति करने के बाद मैंने फिर अपने तूफान की तरह इस प्रदेश में मैं पहले भी कार्य करता हूँ, जी। बहुत मेहनती कार्य करता हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कहूँगा तो हाँ, ये हाँ। जनता से जाके पूछ सकते हैं, ये सब जी। बताएंगे भाई। और इसके बाद जो है मैं रहा तो कुछ षड्यंत्रकारी लोग संगठन में आ चुके, जो गलत तरीके के लोग हैं, जो संगठन को बर्बाद करना चाहते हैं और उनकी मानसिकताएं गलत हैं। उन्होंने संगठन को हाईजैक कर लिया, यहाँ तक कि पहले मेरे प्रदेश अध्यक्ष पद को भी हटाया गया। इसके बाद मुझे अपमानित करने का कार्य किया गया। ये सब संगठन के लोग हैं, बाहर के लोग नहीं है। दुश्मन की इतनी हिम्मत नहीं है वो प्रबल की आंखों में आंखें डाल के बात करे, क्योंकि जब मैंने दोस्त ही दुश्मन दुश्मन बन वो जाते एक कहावत है कि पेड़ कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा ना होता, ये सच्चाई है। जी तो जब वो लोग मेरे पीछे लग गए, मैंने 4 महीने अपमान झेला। मैं कई बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लिखित में सूचना दी, मेरे पास अभी लेटर हैं वो जो जी। लिखित में दिए हैं, मैंने उनको दिया तो उन्होंने जो है मेरी बात को नहीं सुना। जब उन्होंने मेरी बात को नहीं सुना, राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ तक कि मुझे चंद्रशेखर जी नहीं मंजीत नौटियाल जी, अच्छा मंजीत नौटियाल अलग उन्होंने हो गए। हाँ उन्होंने जो है मैंने उनको सारी सूचनाएं दी। एक बार मुझे घेर लिया गया, कई लोग आकर हाईवे पे आकर के मुझे घेर लेते हैं, लेकिन प्रबल है, प्रबल मरने से डरता नहीं। बाबा साहब के एक विचार मुझे याद आता है कि इस देश में अगर जीना है तो मरना सीखो। तो मैंने मरना सीखा है। लेकिन उन जो बच्चे आए थे, मैंने उनसे बात करी, मैंने कहा मेरी लड़ाई आपसे नहीं है, हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, आप हमारे छोटे भाई हैं और आप जिस कार्य के लिए आए वो कार्य कर सकते हैं। लेकिन उसकी सूचना मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दी, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी, जिस कारण मुझे ऐसा लगा कि मेरी सारा षड्यंत्र जो मेरे साथ खेला गया, इसमें का दोषी राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल स्वयं है। इसलिए मैंने संगठन से इस्तीफा ही नहीं दिया, बल्कि त्याग पत्र दिया है। जी त्याग पत्र का मतलब मैं कभी वापस नहीं जाएगा। तो अब आगे की लड़ाई किस तरीके से लड़ेंगे, क्या करेंगे उदय प्रताप सिंह जी, देखिए प्रबल प्रताप सॉरी, मैं आपको पत्रकार महोदय बता दूं कि मानवर कांसीराम साहब ने कितना दर्द सहा, जी बाबा साहब ने कितना दर्द सहा। तो हो सकता है वो परीक्षा हो महापुरुषों की, तो वो परीक्षा जो है रहेगी। जरूरी नहीं है संगठन बना करके कार्य किया जाए। बहुजन समाज मेरे साथ खड़ा है जी और जब बहुजन समाज साथ खड़ा है तो कभी भी एक पल रुक नहीं सकता। ये समाज ने तय कर रखा है कि प्रबल प्रताप सिंह तेजी से काम करेगा। अगर पार्टी की बात आएगी तो मैं बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, वर्षों से किया, और बहन जी के दिशा निर्देशों पर हमेशा कार्य करता रहूँगा। ये हमारे पुरखों की विरासत है और उसको मैं दफन होने नहीं दूंगा। जी ये मेरा सवाल। बस लास्ट सवाल एक और आपसे, क्योंकि समय तो काफ़ी लंबा हो गया वीडियो का भी, और जो मैं सवाल करने जा रहा हूं उसका भी समय लंबा हो चुका है। जिस तरह से भारत के गृह मंत्री जी ने राज्यसभा में एक बयान दिया था, अंबेडकर अंबेडकर एक फैशन बन चुकी है, जितनी बार अंबेडकर का नाम लेते हो उतनी बार अगर भगवान का नाम लिया होता तो स्वर्ग प्राप्त हो जाता। गृह मंत्री जी के बयान पर लगभग जितने बहुजन लीडर थे सभी ने अपने अपने विचार रखे, लेकिन जो चंद्रशेखर जी हैं शायद उतनी मजबूती से जो जनता जानना चाहती थी, सुनना चाहती थी, वो नहीं आया। आप क्या विचार रखते हैं गृह मंत्री जी के बयान? देखिए, गृह मंत्री जी का हो गया दिमाग खराब। उनको मालूम नहीं है जिस कुर्सी सीट पर वो बैठे हैं, जिस पद पर वो बैठे हैं, वो पद बाबा साहब के संविधान से ही है। ये बात शायद वो भूल रहे हैं। उनको ये मालूम नहीं, देश की ये सारी व्यवस्थाएं बाबा साहब से ही चल रही हैं। और उन्होंने जो बयान दिया, मैं उसका पूरा विरोध करता हूँ और पूरा विरोध मैंने किया भी है और हमेशा करता रहूँगा। अमित शाह जी अगर ये बात समाज में आके कहेंगे, इसका जवाब देना पड़ेगा। इसके लिए भारत बंद का आह्वान बहन जी ने किया था, हम लोगों ने पूर्ण समर्थन किया। और मैं आज भी मैं कह रहा हूँ कि अमित शाह जी जो है
इनका दिमाग खराब हो गया। अमित शाह इस संगठन को नहीं चला रहे हैं, पार्टी को, ना नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं। ये देश चला है आरएसएस की विचारधारा पर। तो वो जो उनके आका कहते हैं वही वो बोलते हैं। वो तो बाबा साहब की तस्वीरें तोड़ते हैं। आपने देखा होगा कि बाबा साहब की पूरे देश में तस्वीरें क्यों टूटती हैं। संविधान अभी मैंने देखा पंजाब के अंदर एक प्रतिमा जला दी गई और बाद में कह देते तो कम दिमाग का आदमी था। तो कम दिमाग का आदमी बाबा साहब की तस्वीर क्यों अभी एक तोड़ता है? बार खबरें आई थी संविधान को जलाया गया था। वो करते हैं, ये सच्चाई है। कई बार करते हैं, 1818 में कई बार करते हैं। ये अभी जलाया, पहले भी जलाया। और ये कहते हैं कि मैं वो दिल्ली के लाल किले पर भगवा लहरा दिया, तिरंगा हटा दिया। ये कई काम करते रहते हैं। बीच बीच में टेस्ट लेते रहते हाँ, हैं। लेकिन उनको ये सारे टेस्ट में विफल होंगे, क्योंकि बहुजन समाज अभी सोया हुआ समाज है। और ये जिस दिन जाग जाएगा तो मुझे ये मालूम है ये मनुवादी व्यवस्था जो है ये दिखेगी नहीं। क्योंकि हमारे समाज को इसीलिए तो ये पाखंड ये कुंभ लगवाने का काम करते हैं। जिस दिन हमारा बहुजन समाज ये जान जाएगा मेरा असली कुंभ शिक्षा है, उस दिन इनके कुंभ खत्म हो जाएंगे। बस आपने बहन जी का जिक्र कर दिया, बहुजन समाज पार्टी का जिक्र कर दिया, तो एक छोटा सा सवाल और आपसे लेना चाहेंगे। जब जब गठबंधन होता है तो बहन जी की ताकत बढ़ती है, फिर बहन जी क्यों इस गठबंधन को तोड़ देती हैं? जो बहुजन समाज को एक पीड़ा होती है वो ताकत कमजोर हो जाती है। देखिए, ये बड़ा मुद्दा है, राष्ट्रीय लेवल का मुद्दा है जी और हो सकता है उसमें अंदर क्या चलता है ये प्रबल प्रताप सिंह को मालूम नहीं है। जी ये बड़ा मामला है गठबंधन का। इसका प्रबल के पास इसकी कोई लेखा जोखा नहीं रहता। मैं तो ये सोचता हूँ कि उनके द्वारा जो फैसला लिया जाता है वो सम्माननीय नहीं, बहुजन समाज को मानना चाहिए। आपको क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी दोबारा फिर वो ताकत ले पाएगी, हासिल कर पाएगी, जो 4 बार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में सीएम का पद संभाल कर बहुजन समाज के जन्मे जो महापुरुषों का जगह जगह कॉलेज बनवाए, पार्क बनवाए, कई एक मतलब काम किए, क्या वो देखने को दोबारा मिलेगा उत्तर प्रदेश की जनता? देखिए, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ बहन जी की सरकार फिर बनेगी। और जो लोग बहन जी के खिलाफ हैं, जो लोग बहन जी के अस्तित्व को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहन जी को नहीं, वो हमारे इतिहास को दफन करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे देश में राष्ट्रीय पार्टी अगर बहुजन समाज की कोई है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। इनके सबसे ज्यादा करीब कौन है? बहन जी की पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जो मानवर खान श्रीराम साहब ने इसका बहुत मेहनत से इसको तैयार किया था। आज भी राष्ट्रीय पार्टी है। अगर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा चला जाएगा तो मैं कहता हूँ जिस तरीके से इनके, मैं मानता तो नहीं हूँ, रावण की बहन शूर्पणखा की जिस जगह नाक कटी थी ना, यही नाक बहुजन समाज की कट जाएगी अगर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा गया। तो दोबारा ये राष्ट्रीय पार्टी कोई और नहीं बना पाएगा, और बनाएगा भी तो जाने कितने वर्ष लग जाएंगे। इसलिए हमें सबसे पहले अपनी शान को, नाक को बचाना है। ये हमारा अस्तित्व है, बहुजन समाज पार्टी हमारा अस्तित्व है। कोई कहता है कि बहन जी घर से नहीं निकलती हैं, तो मैं कहता हूं कि जरा अपने घर को झांक के देखो। 70 साल की लगभग उम्र हो गई है बहन जी की, तो अपने गांव में जाके देखो। मैंने पूछा है 60 साल की महिला से पूछा कि माँ जी क्या आप गांव घूमेंगी, तो वो कहने लगते हैं कि बेटा मैं इस लायक नहीं, मेरी उम्र बहुत हो गई है। लेकिन बहन जी ने जो संघर्ष किया वो हम लोग जानते हैं। वो लोग गद्दार हैं जो बहन जी का इस मामले को लेकर विरोध करते हैं कि वो निकलती नहीं है। बहन जी के ट्वीट में एक इतनी ताकत है कि पूरे देश की व्यवस्था बदल जाती है। इस बात को याद रखना पत्रकार महोदय जी। आप नहीं, मैं बिल्कुल सर माथे पे लेता हूँ। बस छोटा सा एक कमेंट और, बहुजन समाज का बंटवारा अब इस समय आपको भी दिखाई दे रहा है। एक आपकी बहुजन समाज पार्टी हो गई, एक आजाद समाज पार्टी हो गई। जब वही वोट 2 जगह बटेगा, कैसे हम ताकत में आएंगे? देखो, मैं आपको सच बताऊं, मैं उस संगठन का कार्यकर्ता रहा। जब ये संगठन तैयार हुआ तो संगठन की वेशभूषा ये थी कि कोई भी पार्टी नहीं बनेगी, ये सच्चाई है। और पार्टी बनाने की बात खत्म की चंद्रशेखर भाई ने खुद खत्म की थी। फिर अचानक ऐसा कौन सा खेल हो गया कि पार्टी बनानी पड़ी? बताइए आप मुझे। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप संगठन में इतने ताकतवर थे तो क्या स्वार्थ आया कि आपको पार्टी बनानी पड़ी? ये स्वार्थ हो सकता है, आपका निजी स्वार्थ हो, लेकिन जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो आपके साथ नहीं है। वो बहुजन समाज पार्टी के साथ कल भी थे और आज भी हैं, ये सच्चाई है। और जो लोग वोट को बंटवारा करना चाहते हैं वो दुश्मनों को ताकत देना चाहते हैं, ये सच्चाई है। वो सामने वाला ताकतवर वाला समाज सारा बसपा के साथ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद हमसे बात करने के लिए। और मैं जाते जाते एक बात और कह दूं आपसे
एक बात याद रखना, ये चैनल पे पहुंचा दीजिएगा, बाबा साहब का जितना झंडा मजबूत है उससे ज्यादा बाबा साहब का डंडा मजबूत है। इस बात को पूरे देश को पहुंचा दो, ये याद रखना। नहीं, हम कुछ नहीं काटेंगे, जैसा आप बोलेंगे वैसा चलेगा। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद हमसे बात करने के लिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। और हमारा वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें और दबा के इसको शेयर करें, क्योंकि प्रबल प्रताप सिंह जी ने अपना एक अभी अभी जो बोला है कि बाबा साहब का जितना झंडा मजबूत, बाबा साहब का जितना झंडा मजबूत है उससे ज्यादा उसका डंडा मजबूत है। इस बात को याद रखना। बाबा साहब को जय भीम। जय भीम।